नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शुंग वंश और शुंग वंश भी हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो यदि हम शुंग वंश की स्थापना की बात करें तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है, कौन था? बृहद्रथ, उसकी हत्या करके लगभग 185 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और वहीं से राजधानी पाटलिपुत्र से ही पुष्यमित्र शुंग ने अपना शासन की शुरुआत की। ठीक, अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस वर्ष हुई। तो शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो शुंग वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की स्थापना किस साम्राज्य के पतन के बाद हुई। ठीक है, तो वह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हुई। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था। तो वह वैदिक हिंदू धर्म का अनुयायी था। ठीक है, वैदिक हिंदू धर्म। अगला प्रश्न है, मालविकाग्निमित्रम नामक नाटक किसने लिखा जिसमें शुंग काल का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो नाटक है वो कालिदास जी ने लिखा है। ठीक है, और ये नाटक जो है वो 5 अंकों का एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, 5 अंकों का एक संस्कृत नाटक है ये। और संस्कृत नाटक होने के साथ साथ इसमें क्या है, इसमें विदिशा के एक राजा हैं। ठीक है, विदिशा के एक राजा हैं, राजा अग्निमित्र। ठीक है, कौन है? राजा अग्निमित्र। और विदर्भ की एक राजकुमारी है। ठीक है, विदर्भ की क्या है? एक राजकुमारी है जिनका नाम है मालविका। ठीक है, क्या नाम है? मालविका। ठीक है, तो उनके प्रेम की विवाह की कहानी बताई गई। कालिदास की कुछ और भी रचनाओं पर हम एक नजर डाल लेते हैं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास ने रघुवंशम भी लिखा, रघुवंशम। कालिदास ने कुमार संभव लिखा, कुमार संभव। और कालिदास ने मेघदूत भी लिखा, मेघदूत। कालिदास ने ऋतु संहार भी लिखा, ऋतु संहार। ये सब रचनाएं कालिदास की हैं। इसके अलावा कालिदास ने विक्रमो वर्षीयम, ठीक है, इत्यादि रचनाएं कालिदास द्वारा रचित हैं। ठीक है, अगर हम भवभूति की बात करें तो भवभूति की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि महावीर चरित। ठीक है, महावीर चरित। दूसरी रचना है मालती माधव, मालती माधव। तीसरी रचना है उत्तर रामचरित। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि बाणभट्ट की यदि हम बात करें तो बाणभट्ट का सबसे जो फेमस रचना है हर्षचरित। ठीक है, क्या है? हर्षचरितम। हर्षचरितम में राजा हर्षवर्धन के चरित्र का चित्रण किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इनकी दूसरी फेमस है कादम्बरी। ठीक है, क्या है? कादम्बरी। कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। और इसके अलावा चंडी का शतक, और इसके अलावा पार्वती परिणय, ये ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। ठीक है, अगर हम बात करें अश्वघोष के बारे में तो अश्वघोष की सबसे फेमस जो अगर हम रचना की बात करें तो वो है बुद्धचरित। ठीक है, क्या है? बुद्धचरित। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो शुंग वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग के समय बौद्ध धर्म के कौन से स्तूप का विस्तार हुआ था। ठीक है, तो वह सांची के स्तूप का हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? सांची के स्तूप का विस्तार। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। ठीक है, कौन था? देवभूति। शुंग वंश का अंत किसके द्वारा किया गया। तो शुंग वंश का अंत जो है वो वासुदेव
कंडु के द्वारा किया गया। ठीक है, कंडु। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो वह था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, शुंग वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो शुंग वंश ने 112 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के शासकों ने किस प्रकार की कला का संरक्षण किया? तो शुंग वंश के शासकों ने विशेष रूप से बौद्ध कला का संरक्षण किया, उसके साथ ही शुंग कला का भी संरक्षण किया। इसमें ऑप्शन में सिर्फ शुंग कला है, तो इसका सही उत्तर होगा शुंग कला। अब शुंग कला और बौद्ध कला में क्या अंतर है? जो शुंग कला है उसमें भरभूत जैसी कुछ ही जो चीजें हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई वो है कुछ वो कलाएं, और जो बौद्ध कला है, बौद्ध कला में समस्त बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें उसमें शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस यूनानी आक्रमण को पराजित किया? तो उन्होंने डेमेट्रियस को पराजित किया। ठीक है, किसे किया? डेमेट्रियस को। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के समय सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परिवर्तन क्या था? तो वह था वैदिक हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। ठीक है, क्या था? वैदिक हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का दूसरा शासक कौन था? तो शुंग वंश के दूसरे शासक की यदि हम बात करें तो दूसरा शासक अग्निमित्र था। अग्निमित्र जो था वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। और जो अग्निमित्र थे वो उनकी कालिदास जी की एक रचना है मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र और मालविका के प्रेम के बारे में उन्होंने बताया, और फिर प्रेम के बाद उनकी विवाह की कहानी बताई है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शुंग वंश की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? तो शुंग वंश की प्रमुख उपलब्धि जो थी वो वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार था। ठीक है, क्या था? वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार। अगला प्रश्न है, शुंग वंश ने किस वंश को सत्ता सौंप दी? तो शुंग वंश ने कण्व वंश को सत्ता सौंप दी। ठीक है, किसको सौंप दी? कण्व वंश को। अगला प्रश्न है, शुंग काल में सबसे प्रसिद्ध स्तूप स्थल कौन सा था? तो वह सांची था। ठीक है, कौन सा था? सांची। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग किस उपाधि से प्रसिद्ध था? तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो महाधिराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है।